गाइस, यू आर वाचिंग CS अतुल क्लासेस। तो देखो, हम लोगों ने जीएसटी स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है। तो जीएसटी में आज हम लोग डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की बात कर रहे हैं। डन। तो देखो, सबसे पहली चीज, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का यूज होगा कब? जब भी आप टैक्स इनवॉइस इशू करते हो तो कई बार क्या होता है, उस टैक्स इनवॉइस में कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं आपसे। वैल्यू कम दिखा दिया, वैल्यू ज़्यादा दिखा दिया, जीएसटी कम रेट से चार्ज कर लिया या जीएसटी ज़्यादा रेट से चार्ज कर लिया, कुछ भी इस तरह की मिस्टेक्स हो सकती हैं। बट इनवॉइस में कोई भी कटिंग ओवर राइटिंग अलाउड नहीं है। तो अगर आपसे मिस्टेक हुई भी है टैक्स इनवॉइस में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा सामने वाली पार्टी को, ठीक है। तो टैक्स इनवॉइस में अगर कोई भी मिस्टेक हुई, इसमें करेक्शंस अलाउड नहीं है, उसके लिए आप क्या करते हो? डेबिट नोट क्रेडिट नोट यूज करते हो। ये चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, देखो। इनवॉइसेस कैन नॉट हैव इवन अ सिंगल कटिंग ओवर राइटिंग मिस्टेक एटसेट्रा, हेंस डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट टू बी यूज्ड। तो उसके बदले क्या करते हो आप? डेबिट नोट और क्रेडिट नोट यूज करते हो। तो डेबिट नोट कब यूज करोगे आप? जब टैक्स इनवॉइस में आपने क्या किया, वैल्यू ना कम दिखा दी, गुड्स की वैल्यू कम दिखा दी। तो जब गुड्स की वैल्यू आपने कम दिखा दी गलती से, तो उस पर टैक्स भी कम ही लगा होगा। तो इसका मतलब सामने वाली जो पार्टी है, रिसिपिएंट जो है, उसको अब हमें डेबिट करना है। उसको हम लोग क्या करेंगे? डेबिट नोट। डेबिट तो क्या यूज करेंगे उसके लिए? डेबिट नोट। तो डेबिट नोट के थ्रू हम सामने वाली पार्टी को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि भाई हमने गलती से वैल्यू कम चार्ज कर ली थी, तो हम डिफरेंस से आज की डेट में आपको और डेबिट कर रहे हैं, राइट। या फिर आपने क्या किया, टैक्स जो चार्ज किया ना रिसिपिएंट से, वो कम चार्ज किया। चार्ज करना था ज्यादा, आपने कम चार्ज किया, मतलब कम रेट से लगा दिया। लगाना था ज्यादा रेट से, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए भी आप डेबिट नोट यूज करोगे। तो मतलब क्या हुआ, जब भी आप सामने वाली पार्टी को डेबिट करोगे तो आपको क्या यूज करना है? डेबिट नोट, ठीक है। और जब भी आप सामने वाली पार्टी को क्रेडिट करोगे तो क्रेडिट नोट यूज करना है। तो इसका मतलब अगर आपने जीएसटी लायबिलिटी को बढ़ाना है, आपने रिसिपिएंट से जीएसटी कम लिया, उसको इंक्रीज करना है, तो क्या यूज करोगे? डेबिट नोट। और उसके अपोजिट क्रेडिट नोट में मैंने क्या लिखा? अगर टैक्स इनवॉइस में आपने जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो ज्यादा दिखा दी गलती से, उसको कम करना है, तो सामने वाली पार्टी को क्रेडिट करोगे। इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। ऐसे ही आपने टैक्स ना ज्यादा रेट से चार्ज कर लिया, करना था कम रेट से, तो भी आप क्या करोगे? डिफरेंस से क्रेडिट नोट इशू करोगे उसे। ऐसे क्या हुआ? सेल्स रिटर्न, मतलब आपने कुछ गुड्स बेचा था, वो कुछ गुड्स डिफेक्टिव निकला, तो रिसिपिएंट करेगा क्या करेगा? ये गुड्स आपको वापस करेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? रिसिपिएंट को क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा, सामने वाली पार्टी को आप क्रेडिट करोगे, राइट। तो देखो, ये तो आप समझते ही हैं कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट कब कब यूज होगा, राइट। अब अगर एक ही इनवॉइस में मल्टीपल मिस्टेक हो जाती है, मान लो एक ही इनवॉइस में मल्टीपल मिस्टेक हो जाती हैं, एक से तो वैल्यू इंक्रीज हो रही है और दूसरे से वैल्यू डिक्रीज हो रही है, मतलब एक ही इनवॉइस में दो गड़बड़ हुई हैं एक साथ। एक से तो क्या हो रहा है? वैल्यू इंक्रीज हो रही है, दूसरे से वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो क्या हम सिंगल डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं नेट इफेक्ट से? कि मान लो डेबिट करना है 1000 से, क्रेडिट करना है 800 से, तो 200 रुपए से डेबिट नोट इशू करते हैं, राइट। तो इन द सेम टैक्स इनवॉइस, एक ही टैक्स इनवॉइस में गड़बड़ हो रही है दोनों, कैन वी इशू सिंगल डेबिट नोट और क्रेडिट नोट? नो, इशू सेपरेटली। मतलब वैल्यू को अगर बढ़ाना है तो सामने वाली पार्टी को डेबिट करना है, तो डेबिट नोट अलग से इशू करो, क्रेडिट नोट अलग से इशू करो। आप नेट इफेक्ट निकाल के डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू नहीं कर सकते। तो डेबिट नोट भी इशू करो, क्रेडिट नोट भी इशू करो, ये कहना चाह रहा है वो, ठीक है। अदरवाइज अगर एक ही इनवॉइस में डिफरेंट मिस्टेक मिलती है आपको एक ही टाइम पे, तो क्या हम सिंगल डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं? कहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, सिंगल डेबिट नोट या क्रेडिट नोट। बट यहां जो डिफरेंट मिस्टेक्स हैं वो डेबिट ही डेबिट हैं या क्रेडिट ही क्रेडिट है, मतलब दो गलतियां मिली हैं और दोनों से वैल्यू इंक्रीज ही होनी है। तो ठीक है, दोनों गलतियों के लिए सिंगल डेबिट नोट इशू कर सकते हैं आप, राइट। और अगर डिफरेंट मिस्टेक मिली है, वो भी डिफरेंट टाइम पे, अलग अलग टाइम पे एक ही इनवॉइस में अलग अलग मिस्टेक मिली है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा आपको? मल्टीपल डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इशू करने पड़ेंगे। जब अलग अलग टाइम पे मिले हैं तो एक टाइम पे तो आप डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू कर ही नहीं सकते, एडवांस में थोड़ी पता होगा आपको कि ये मिस्टेक हो गई जी, ठीक है। मिस्टेक तो डिफरेंट टाइम्स पे अलग अलग मिली है, तो अलग अलग ही डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू होंगे उस केस में। तो डन, यहां तक बात क्लियर है? नोट करो इसको।
ठीक है जी, नोट कर लिया सबने, रब कर दूं? तो इधर जो बात है ना, देखो यहाँ डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं डिफरेंट टाइमिंग्स पे आपको डिफरेंट मिस्टेक मिली है, तो आपको डिफरेंट डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू करने पड़ेंगे। तो डिफरेंट की कोई लिमिट है या नहीं है, ये अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ। इसमें अमेंडमेंट भी आया तो अमेंडेड प्रोविजन डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो कितने डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं, वो सब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ विद अमेंडमेंट। तो देखो मैं इसको रब कर रहा हूँ। तो देखो भाई, अब हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि भाई आप डेबिट नोट और क्रेडिट नोट कितने इशू कर सकते हैं मल्टीपल एरर्स के लिए। क्या आप सिंगल डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं या मल्टीपल डेबिट नोट क्रेडिट नोट ही इशू करने पड़ेंगे, ये सब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो अमेंडमेंट्स मैंने लिखा है यहाँ, बिफोर अमेंडमेंट ये प्रोविजन था और आफ्टर अमेंडमेंट ये प्रोविजन है। तो आज की डेट में तो ये प्रोविजन चलेगा आपका लेटेस्ट। डन। क्या लिखा है देखो, सिंगल टैक्स इनवॉइस है, उसमें कुछ एरर्स हो गई आपकी, है ना। तो वन टैक्स इनवॉइस है, तो एक डेबिट नोट या क्रेडिट नोट आप इशू कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है जी। तो अगर सिंगल टैक्स इनवॉइस है, उसमें एरर्स हो गई कुछ, तो आप सिर्फ एक डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इशू कर सकते थे। उसके बाद फिर से उसी टैक्स इनवॉइस में कुछ दूसरी एरर मिली, तो क्या फिर से डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू कर सकते थे? नहीं, राइट। तो क्या कहना चाह रहा है, ओल्ड लॉ में क्या था कि एक टैक्स इनवॉइस में आप सिर्फ एक सिंगल डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू कर सकते थे। और नया प्रोविजन क्या कह रहा है कि एसएससी या सप्लायर जो है, ही कैन इशू मोर देन वन क्रेडिट नोट और डेबिट नोट फॉर वन टैक्स इनवॉइस। मतलब कि एक से ज्यादा डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं। अगर एक ही टैक्स इनवॉइस में आपको मल्टीपल एरर्स मिलती हैं अलग अलग टाइम पे, तो आप मल्टीपल डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं। वो ये कहना चाह रहा है, चाहे पड़े ही सिंगल टैक्स इनवॉइस है। तो आज की डेट में अलाउ कर दिया, एक से ज्यादा डेबिट नोट और क्रेडिट नोट भी आप इशू कर सकते हैं। डन। दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा कि अगर मोर देन वन टैक्स इनवॉइस हैं, मतलब आपके 2 या 3 या 4 टैक्स इनवॉइसेस में कुछ एरर्स हुई हैं, तो आप मल्टीपल मतलब मोर देन वन क्रेडिट नोट डेबिट नोट इशू किया करते थे। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि एक टैक्स इनवॉइस में मिस्टेक है तो एक डेबिट नोट इशू करो, 2 टैक्स इनवॉइस में मिस्टेक्स हैं तो 2 डेबिट नोट या 2 क्रेडिट नोट इशू करो। बट आप 2 टैक्स इनवॉइस में अगर आ रहा है और दोनों का नेट इफेक्ट क्या आ रहा है, डेबिट बैलेंस आ रहा है, तो आप सिंगल डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू नहीं कर सकते थे। डन। ठीक है, तो सिंगल डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू नहीं कर सकते थे आप। तो 2 टैक्स इनवॉइस में मिस्टेक है तो वो ये कहना चाह रहा है 2 ही डेबिट नोट इशू करो या 2 ही क्रेडिट नोट इशू करो। बट आप चाहते हो कि 2 टैक्स इनवॉइस में मिस्टेक हो गई। मान लो फॉर एग्जांपल ये टैक्स इनवॉइस है जी 1, है ना, ये टैक्स इनवॉइस है 1, ये टैक्स इनवॉइस है 2। इसमें 100 रुपए से आपने कम क्रेडिट किया, ये चलो कम डेबिट किया, है ना। इसमें आपने 200 रुपए से कम डेबिट किया, सेम पार्टी यार, सेम पार्टी है। तो वो क्या कहना चाह रहा है, अब हमें डेबिट नोट इशू करना है, पार्टी तो एक ही है ना, क्या हम एक डेबिट नोट इशू कर सकते हैं? दोनों इनवॉइसेस का मिला के 300 रुपए का डेबिट नोट इशू करते हैं। पहले ये सब अलाउड नहीं था, आज की डेट में क्या कहना चाह रहा है, अलाउ कर दिया। कहते हैं आप दोनों डेबिट नोट, मतलब ये 2 टैक्स इनवॉइस हैं, दोनों में नेट इफेक्ट डेबिट बन रहा है 300 का, तो आप सिंगल डेबिट नोट इशू कर सकते हैं। ठीक है ना, आप सिंगल डेबिट नोट इशू कर सकते हैं, कितने का, 300 रुपए का। डन। तो सप्लायर कैन इशू ओनली 1 क्रेडिट नोट और डेबिट नोट फॉर मोर देन 1 टैक्स इनवॉइस। तो इट मींस पहले अगर 4 टैक्स इनवॉइस में गलती हुई थी और पार्टी सेम है, ठीक है, तो 4 टैक्स इनवॉइस, 4 ही डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू करने पड़ते थे आपको। ठीक है, बट आज की डेट में क्या कहना चाह रहा है, 4 इशू ना करके डेबिट नोट क्रेडिट नोट, आप सिंगल डेबिट नोट क्रेडिट नोट भी इशू कर सकते हो। चारों को ऐड कर लो, डेबिट बन रहा है तो डेबिट नोट इशू कर दो चारों का इकट्ठा, और क्रेडिट बन रहा है तो क्रेडिट नोट इशू कर दो। राइट। तो आज की डेट में क्या कहना चाह रहा है, मोर देन टैक्स इनवॉइस अगर हैं तो सप्लायर कैन इशू ओनली 1 क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। वो चाहे तो सबको कंबाइन करके एक सिंगल डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू कर सकता है।
और पहले अलग अलग इशू करना पड़ता था कि एक टैक्स इनवॉइस है तो एक इशू करो, दो टैक्स इनवॉइस है तो दो इशू करो। टाइम लिमिट फॉर क्रेडिट नोट की अगर मैं बात करूं तो भैया क्रेडिट नोट कब तक इशू कर देना है? कहते हैं टिल द एंड ऑफ सितंबर मंथ फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच सच सप्लाई वाज मेड। कहते हैं जिस फाइनेंशियल ईयर में सप्लाई हुई थी ना उसके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के सितंबर तक। तो फॉर एग्जांपल, बल्कि इट मींस क्या हुआ, मतलब क्या निकला कि 30 सितंबर लास्ट डेट है जी क्रेडिट नोट इशू करने की मैक्सिमम। तो 30 सितंबर तक आपने क्रेडिट नोट इशू कर दिया तब तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा, जीएसटी जो आपने ओवरचार्ज किया होगा उसका एडजस्टमेंट मिल जाएगा आपको, राइट। बट अगर 30 सितंबर के बाद इशू करोगे तो फिर आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल 17-18 में आपने सप्लाई की थी तो क्रेडिट नोट मैक्स टू मैक्स कब तक इशू कर दो आप? 30 सितंबर 2018 तक। क्लियर है बात मेरी? चलो, और टाइम लिमिट फॉर डेबिट नोट की अगर बात करूं तो डेबिट नोट कब तक इशू हो जाना चाहिए, क्या लास्ट डेट है? कहते हैं उसकी लास्ट डेट कोई नहीं है, आप कभी भी इशू कर दो डेबिट नोट। तो क्यों? सामने वाली पार्टी को डेबिट कर रहे हो तो मतलब टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज होगी, टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो गवर्नमेंट का फायदा है, और गवर्नमेंट का फायदा है तो कोई टाइम लिमिट नहीं है जी, चाहे आप 4 साल के बाद इशू करो उसे। समझ रहे हैं बात? तो इट मीन्स टाइम लिमिट जो है वो सिर्फ क्रेडिट नोट के लिए, उसके बाद हम आपको जीएसटी का बेनिफिट नहीं देंगे। डेबिट नोट के लिए आपको कोई टाइम लिमिट नहीं है, कभी भी इशू कर दो आप, राइट। तो डेबिट नोट इशू करोगे तो जीएसटी लायबिलिटी इंक्रीज होगी, उससे तो गवर्नमेंट का बेनिफिट है। डन। चलो, ये था जी डेबिट नोट क्रेडिट नोट का जो मैंने आपको बताया, पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हमने विद अमेंडमेंट भी, है ना। इसको नोट करो फटाफट, फिर आगे चलते हैं। ठीक है जी, नोट कर लिया सबने, रब कर दो इसको। तो देखो मैं इसको रब कर रहा हूं और नेक्स्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और उठा रहा हूं, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। तो डेबिट नोट क्रेडिट नोट हमने खत्म कर दिया, यहां हम छोटा सा कॉन्सेप्ट उठा रहे हैं, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। ये लो जी, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। डन। तो देखो भाई, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। तो अभी हम लोगों ने डेबिट नोट क्रेडिट नोट की बात की, छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हम लोग कवर अप कर रहे हैं आज, राइट। तो नेक्स्ट छोटा सा कॉन्सेप्ट है अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, सेक्शन 35 एंड 36, राइट। तो अकाउंट्स की बात सेक्शन 35 में दिया हुआ है और रिकॉर्ड्स सेक्शन 36 में। क्या कहता है सेक्शन 35 कि कौन कौन से अकाउंट्स आपको मेंटेन करने हैं, कहाँ मेंटेन करने हैं, राइट। ये सब चीज़ें कहाँ दी हुई हैं? सेक्शन 35 में। तो देखो सेक्शन 35 सब सेक्शन 1 क्या कहना चाह रहा है कि अगर आप रजिस्टर्ड सप्लायर हैं ना, अगर आप रजिस्टर्ड सप्लायर हैं तो आपको ये 6 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स तो मेंटेन करने ही पड़ेंगे। कौन कौन से 6 अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे? प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स की डिटेल्स होनी चाहिए, इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई होनी चाहिए, बैलेंस स्टॉक ऑफ गुड्स आपके पास कितना पड़ा हुआ है ये सब रिकॉर्ड्स होने चाहिए आपके पास, ठीक है। आईटीसी आपने कितना लिया, आउटपुट टैक्स पेड और पेबल और अदर्स एज में भी प्रेस्क्राइब्ड। तो ये 6 तरह के अकाउंट्स आपको मेंटेन करने हैं। और सेक्शन 35 सब सेक्शन 2 क्या कह रहा है कि भाई चाहे आप रजिस्टर्ड सप्लायर हो चाहे ना हो, तो जैसे ओनर ऑफ वेयर हाउस है या ट्रांसपोर्टर है, ट्रांसपोर्टर चाहे अगर रजिस्टर्ड भी नहीं है ना जीएसटी में तो भी उसको कुछ डिटेल्स तो मेंटेन करनी ही पड़ेंगी। कंसाइनर की डिटेल सारी मेंटेन करनी पड़ेंगी कंसाइनी की, चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे ना हो। तो अगर रजिस्टर्ड है तो भाई फिर तो ये सब भी मेंटेन करना पड़ेगा, 35(1) वाली डिटेल्स भी। अनरजिस्टर्ड है सिर्फ अनरजिस्टर्ड है तो डिटेल्स ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइनी, और रजिस्टर्ड है तो वो 6 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स तो मेंटेन करना ही है और साथ में ये भी मेंटेन करना पड़ेगा, डिटेल्स ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइनी, राइट। और 35 सबसेक्शन 5 किसकी बात कर रहा है? जीएसटी ऑडिट की। क्या कह रही है कि अगर आप रजिस्टर्ड हैं जीएसटी में और आपका एनुअल टर्नओवर मतलब फाइनेंशियल ईयर वाइज देखना है आपको 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का, अगर 2 करोड़ रुपए क्रॉस करता है तो आपको ऑडिट कराना जरूरी है। किससे ऑडिट कराओगे? या तो सीए से या सीएमए से। यहां सीएस ऑथोराइज नहीं है, समझ गए? चलो, और ये 2 करोड़ वाली बात कहां लिखी है? सीजीएसटी रूल्स 80 में, राइट। और साथ में ये अमेंडमेंट आया था 2018 में, इन्होंने क्या कहा कि एक्सक्लूड कर देना किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज को, राइट।
ये तो सब कवर अप हो जाएंगे कहाँ, CAG में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो अनाउंस करेगा इसके बारे में, वो डिक्लेयर करेगा, राइट। वेयर टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप मेंटेन करेंगे कहाँ, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे। कौन सा वाला प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जो आपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में बताया होगा, राइट। और सबसे लास्ट में मैंने क्या लिखा है, अगर डिफॉल्ट किया ना आपने सेक्शन 35(1) एंड 35(2) में, तो आपके ऊपर पनिशमेंट लगेगा सेक्शन 74 एंड 75 का, राइट। तो पेनल्टीज आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये नोट करो। फिर हम लोग सेक्शन 36 पे आते हैं, रिकॉर्ड्स में, है ना, रिकॉर्ड्स की बात करते हैं फिर। ठीक है जी, चलो रब कर देता हूं मैं इसको। सेक्शन 36 में चलते हैं फिर। ठीक है जी, देखो अब हम लोग सेक्शन 36 की बात कर रहे हैं। तो 35 में हम लोगों ने क्या पढ़ा, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, कौन कौन से अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन कर रहे हैं। 36 में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि कितने साल तक मेंटेन करना है, राइट। तो कितने साल तक मेंटेन करना है, ये बात तो कहाँ लिखी है, सेक्शन 36 में। और कौन कौन से अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, वो बात कहाँ लिखी है, सेक्शन 35 में। तो 36 क्या कह रहा है, देखो कितने साल तक मेंटेन करने हैं, कहते हैं 72 मंथ्स तक मेंटेन करने हैं। जितने भी अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड सेक्शन 35(1) में स्पेसिफाइड है, वो आपको 72 मंथ्स तक मेंटेन करना है। 72 मंथ्स मतलब कह सकते हैं आप 6 साल, है ना, 6 ईयर्स तक मेंटेन करना है। और ये 6 साल या 72 मंथ्स कहाँ से आप काउंट करेंगे, फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर द ईयर पर्टेनिंग टू सच अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, राइट। तो जिस साल के भी ये, जिस फाइनेंशियल ईयर के भी अकाउंट्स हैं, अब ये चेक करो कि उनका ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न क्या बनता है, उस ड्यू डेट से आपको 6 साल तक मेंटेन करना है। तो मैंने देखो एक एग्जांपल भी लिया है, और देखो 72 मंथ्स लिखा है, तो 72 मंथ्स ही मेंशन करना है एग्जाम में भी, 6 साल नहीं लिखना उसको। वो अलग बात है कि 72 मंथ्स का मतलब 6 साल ही है, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल आपका फाइनेंशियल ईयर है 18-19, तो आपने जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए होंगे 18-19 के, ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न क्या रहेगा उसका, एनुअल रिटर्न कब तक फाइल करनी है आपको, 31 दिसंबर 2019 तक। तो यहां से 72 मंथ्स काउंट करना है आपको, ठीक है, वहां से काउंट नहीं करना है 18-19 से, कहां से काउंट करना है, इस डेट से 72 मंथ्स काउंट करना है। तो क्या लास्ट डेट आएगी, 31 दिसंबर 2025। तो 31 दिसंबर 2025 तक आपको ये अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, 6 साल तक संभाल के रखने पड़ेंगे आपको ये, राइट। और देखो अगर आपने कोई अपील वगैरह फाइल कर रखी है ना हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को अकाउंट से रिलेटेड, तब कितने साल तक मेंटेन करने पड़ेंगे, कहते हैं या तो 6 साल एज स्पेसिफाइड अबाउ, मतलब 72 मंथ्स, है ना, 72 मंथ्स एज स्पेसिफाइड अबाउ, दैट इज 31 दिसंबर 2025, जो मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं। या फिर जिस डेट को ये आपकी जो अपील थी ना ये डिस्पोज ऑफ हो जाए, हाई कोर्ट ने जिस डेट को भी अपील डिस्पोज ऑफ की होगी वहां से 1 साल और काउंट कर लेना। तो विच एवर इज लेटर वहां तक मेंटेन करना है, समझ रहे हैं बात मेरी। तो जैसे 31 दिसंबर 25 है ये, तो मान लो अपील आपने फाइल कर रखी थी, और अपील फाइल कर रखी थी जो अपील आपने फाइल कर रखी थी वो कब डिस्पोज ऑफ हुई है, मान लो 1 दिसंबर 25 को डिस्पोज ऑफ हुई है, ठीक है, तो वहां से 1 साल और काउंट कर लो। तो 1 दिसंबर 2025 है ना, मैं लिख देता हूं लो कि आपने हाई कोर्ट को अपील फाइल की हुई थी, ये अपील डिस्पोज ऑफ कब हुई है भाई, ये अपील डिस्पोज ऑफ हुई है 1 दिसंबर 2025 को, है ना। तो अकाउंट्स कब तक मेंटेन करने हैं भाई, या तो वही वाली पुरानी बात, मतलब 6 साल तक, या 72 मंथ्स कह सकते हैं आप, 31 दिसंबर 2025 तक, या फिर क्या करते हैं हम लोग, जिस डेट को अपील डिस्पोज ऑफ हुई है, मतलब 1 दिसंबर 25 प्लस 1 ईयर, तो क्या आ जाएगा ये 30 नवंबर, ठीक है ना, 30 नवंबर 2026, है ना, विच एवर इज लेटर, मतलब क्या लास्ट डेट आ जाएगी तुम्हारी, क्या लास्ट डेट आ जाएगी भाई 30 नवंबर 2026 तक आपको ये अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे उस केस में। डन।
तो अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, सेक्शन 35 एंड 36। 35 में क्या था कि कौन कौन से आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। 36 में क्या था, कितने पीरियड तक मेंटेन करने हैं, राइट। इसको नोट करो जी। डन, नोट कर लिया सबने, रब कर दो इसको, ठीक है। तो ये सेक्शन 35 36 भी हो गया जी। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और उठा रहा हूं मैं, ऑडिट का। जनरल ऑडिट, स्पेशल ऑडिट क्या होते हैं और क्या डिफरेंस है, राइट। ये हम लोग सब डिस्कस कर रहे हैं बस, ठीक है। ये भी छोटा सा कॉन्सेप्ट अभी खत्म हो जाएगा आज। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट खत्म किया आज हमने। सबसे पहले क्या पढ़ा था, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। फिर क्या पढ़ा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। अब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, ऑडिट की। तो ऑडिट अंडर जीएसटी, ऑडिट की बात कर रहे हैं भाई, ठीक है। ऑडिट अंडर जीएसटी। तो देखो भाई, अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये भी ऑडिट का, ऑडिट अंडर जीएसटी, राइट, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, और उससे पहले क्या कंप्लीट किया, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, राइट, ठीक है। तो देखो ऑडिट की अगर मैं बात करूं, ये ऑडिट दो सेक्शन में दिया हुआ है, एक सेक्शन 65 है, एक सेक्शन 66 है, ठीक है। एक ऑडिट है जनरल ऑडिट, एक ऑडिट है स्पेशल ऑडिट, राइट। तो जो स्पेशल ऑडिट है, स्पेशल ऑडिट स्पेशल डायरेक्शन पे होगी, किसके, ऑन डायरेक्शन बाय असिस्टेंट कमिश्नर या फिर अबव ऑफिसर विद प्रीवियस अप्रूवल ऑफ कमिश्नर, राइट। तो सिर्फ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में होगी। और ये जो जनरल ऑडिट है सेक्शन 65 में, इसकी बात क्या कहना चाहता है ये, तो देखो ये कौन कर रहा है ऑडिट, इट इज अंडरटेकन बाय कमिश्नर और एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज बाय हिम। और ये वाला जो ऑडिट है ये सीए करेगा या फिर सीएमए करेगा, सीएस ऑथराइज नहीं है, राइट। और ये ऑडिट कब ऑर्डर होगा, स्पेशल सर्कमस्टांसेस में होगा। वो भी कब, जब आपने वैल्यू, ट्रांजैक्शन वैल्यू को करेक्टली डिक्लेयर ना किया हो, या आईटीसी आपने रोंगली अवेल किया हो, मतलब मैनुपुलेट किया हो चीज़ों को, ट्रांजैक्शन वैल्यू को मैनुपुलेट किया हो या फिर आईटीसी को मैनुपुलेट किया हो, तो स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ये ऑडिट ऑर्डर हो सकता है सेक्शन 66 में। यहाँ क्या कहना चाहता है, क्या नोटिस देना पड़ेगा ये वाला ऑडिट करने के लिए, जनरल ऑडिट के लिए, प्रायर नोटिस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, राइट। यहाँ 15 दिन पहले हम नोटिस देंगे उसको, राइट। 15 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा, यहाँ नोटिस वोटिस की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ प्रायर इंटीमेशन देने की जरूरत नहीं है रजिस्टर्ड पर्सन को, यहाँ 15 दिन पहले बताना पड़ेगा। यहाँ क्या कहना चाहता है, टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन की बात, कि कितने दिन के अंदर ये ऑडिट कंप्लीट हो जाना चाहिए, 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट। मतलब ये वाली ऑडिट, जनरल ऑडिट सेक्शन 65 वाली जो ऑडिट है, ये 3 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए। हाँ, इसमें 6 महीने का एक्सटेंशन चाहे तो कमिश्नर दे सकता है। और ये वाला ऑडिट कितने दिन के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए, मैक्सिमम 90 डेज के अंदर, और 90 डेज का ही एक्सटेंशन मिल सकता है, तो टोटल 180 डेज हो गए, ठीक है। बात नोट करो यहां तक इसको, ठीक है भाई, नोट कर लिया सबने। तो देखो ये जो ऑडिट है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया सेक्शन 65 और 66 का, ठीक है। तो ये वाला जो ऑडिट है, ये ऑडिट तो कौन ऑर्डर कर रहा है, जनरल ऑर्डर, जनरल ऑडिट ये कमिश्नर ऑर्डर करेगा, है ना, कमिश्नर में ऑर्डर बाय जनरल ऑर्डर और स्पेशल ऑर्डर, है ना। और ये किसकी डायरेक्शन पे हो रहा है, या तो असिस्टेंट कमिश्नर की या उसके अबव ऑफिसर की, राइट। ये कौन कर रहा था, कमिश्नर या फिर ऑफिसर ऑथराइज बाय हिम, राइट। और ये जो सेक्शन 65 में ऑडिट है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी भी कौन बताएगा, मतलब कितनी बार ये ऑडिट होगी, कब कब होगी, ये सब कौन बताएगा, कमिश्नर बताएगा बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर, राइट। तो फ्रीक्वेंसी भी वही बताएगा, और मैनर, किस मैनर में होगी, वो मैनर भी कौन प्रेस्क्राइब करेगा, कमिश्नर, राइट। और ये किसकी डायरेक्शन पे इशू हो रही है, असिस्टेंट कमिश्नर या अबव ऑफिसर के, राइट। ये ऑडिट कौन कर रहा है, सीए या सीएमए, ये ऑडिट कौन कर रहा है, कमिश्नर और एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज बाय हिम, ठीक है ना। ये ऑडिट करने के लिए 15 दिन का नोटिस देना है, यहाँ नोटिस की जरूरत नहीं है। ये 3 महीने प्लस 6 महीने में कंप्लीट हो जानी चाहिए, या 90 डेज प्लस 90 डेज, ठीक है। तो ये ऑडिट हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आज वाली क्लास में देखो हम लोगों ने 3 चीजें पढ़ी हैं, एक डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, दूसरा अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स सेक्शन 35 एंड 36, और तीसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा, ऑडिट अंडर सेक्शन 65 एंड 66,
ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें और हमारे चैनल CS अतुल जैन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग CS अतुल जैन क्लासेस।